और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। अगर पूछा जाए कि हमारे देश में सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, तो मैं यही कहूंगा कि चुनाव है, क्योंकि दिवाली और होली साल में आती है, राखी और जन्माष्टमी भी एक बार आती है। ये चुनाव हुए है जो 12 मासी चलते रहते हैं। 12 महीने मुद्दे ढूंढे जाते हैं, एजेंडे बनते रहते हैं। 2024 की चुनावी रेस भी शुरू हो चुकी है। एक साथ 3 लेवल पर काम हो रहा है, मुद्दों की तलाश हो रही है, एजेंडा सेट किया जा रहा है और स्ट्रैटेजी पर भी काम चल रहा है। एक तरफ मोदी सरकार तीसरे टर्म का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपने गठबंधन की गांठें खोलने में लगा हुआ है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने गठबंधन को उसके ग्राउंड जीरो बिहार में ही घेरा। जो आदमी, जो नेता हर बार घर बदले, इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार सौंपना चाहिए क्या? मित्रों, उनको भी मालूम है, इसलिए आज कांग्रेस के घर पर जाकर चौखट पर बैठे हैं, फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। शाह ने हमला किया तो जेडीयू आरजेडी ने भी चुनौती दी कि इतना ही दमखम है तो 24 में खुद बिहार से लड़ लें। ये राजनीति के कायर लोग हैं, जिसका देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि भ्रष्टाचार अभी जीवंत है, इसी पर चुनाव लड़े थे। आतंकवाद पर आप चुनाव लड़े थे, भ्रष्टाचार पर लड़े थे। तो 9 वर्ष के शासन काल में अगर उन चुनौतियों का आप सामना नहीं कर पाए, तो इसका मतलब देश के अंदर में प्रधान सेवक नहीं है, देश के अंदर में जाली सेवक बैठा हुआ है। गठबंधन की उलझनों के बीच मुद्दे भी टटोले बनाए जा रहे हैं। सरकार ने यूसीसी का दांव खेला तो विपक्ष भी चैलेंज दे रहा है कि देखते हैं कैसे यूसीसी लाते हो, लाए तो तूफान आएगा। मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए। यूसीसी के काउंटर में कांग्रेस ने प्रीडेटर ड्रोन को मुद्दा बनाना चाहा, तो आज इसका भी जवाब आया। वो ये कि राफेल की तरह कांग्रेस की प्रीडेटर पॉलिटिक्स भी हवा हवाई है। सरकार के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया, प्रीडेटर ड्रोन की कीमतें अभी तय नहीं हैं। ड्रोन की कीमत कम या ज्यादा हो सकती है। अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी राजी है। चुनाव में यूसीसी के आगे ड्रोन टिक पाएगा, इसमें शक है। मुद्दों की खोज के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने संगठन की झाड़पोंछ भी शुरू कर दी है। चुनाव में कोई डेंट न लगे, इसलिए छत्तीसगढ़ में 4 साल तरसाने के बाद टीएस सिंहदेव को एक झटके में डिप्टी सीएम बना दिया। अब यही तैयारी राजस्थान में सचिन पायलट को एडजस्ट करने की है। तैयारी बीजेपी की है। चर्चा है कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले मोदी सरकार में फेरबदल हो सकता है। जहां चुनाव है वहां के नेताओं की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, कई को संगठन में भेजा जा सकता है, प्रोफाइल भी ऊंचे किए जा सकते हैं। 3 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक भी है, जिसमें पीएम मोदी टिप्स दे सकते हैं कि 24 के लिए कैसे आगे बढ़ना है। बीजेपी ने संगठन की चुनावी स्ट्रैटेजी भी थोड़ी चेंज की है। देश को 3 चुनावी जोन में बांटा है, जहां जैसा विरोधी वहां वैसी रणनीति। तो इसी पर बात करेंगे। मुद्दे तलाशे जा रहे हैं, मुद्दे टटोले जा रहे हैं, कौन सा मुद्दा चलता है, कौन सा मुद्दा नहीं चलता। यूसीसी की बात हो रही है तो उसके काउंटर में ड्रोन यानी ड्रोन खरीद में घोपले का मुद्दा भी कांग्रेस उठा रही है या उठाना चाहती है। इसी पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ हैं, अभय दुबे जी माफ कीजिएगा, स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के, वो मेरे साथ हैं। राजीव रंजन जी नेशनल सेक्रेटरी जेडीयू के, वो मेरे साथ हैं। AK वाजपेयी जी स्पोक्स पर्सन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, वो मेरे साथ हैं। और विनय मिश्रा जी जो कि MLA हैं और स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी के, वो मेरे साथ हैं। शुरुआत में सबसे पहले अभय दुबे जी आपसे करता हूं। राफेल पे आपको मुंह की खानी पड़ी थी पिछले चुनाव में, और अभी सरकार कह रही है कि ड्रोन की कीमतें तय नहीं है, आप कह रहे हैं 4 गुना कीमत पे खरीद रहे हैं। तो ये किन सूत्रों से आपको जानकारी मिली है? पहली बात तो दीपक जी, मैं समूचे देश के सम्मुख ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी बोलते तो बहुत है मगर मुंह नहीं खोलते। देश के लिए वो मुंह नहीं खोलते, अपने दल के लिए रोज बोलते हैं, रैलियों में, भाषण में। जब मणिपुर जल रहा है, वहां केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री का घर जला दिया गया, मणिपुर की उद्योग मंत्री का घर जला दिया गया, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के घर जला दिए गए, 4000 ऑटोमेटिक वेपन्स लूट लिए गए, 5 लाख एम्युनिशंस लूट लिए गए। हत्याओं का दौर है, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। कश्मीरी पंडितों का कत्ल हो, रजनीवाला हो,
बिंदुरु साहब जो 90 के दशक में छोड़कर नहीं गए घाटी, उनकी हत्या हो, राहुल भट्ट हो, एक शब्द नहीं बोलते। देश में सांप्रदायिक दंगे हो, उन्माद हो, एक शब्द नहीं बोलते। लेकिन रैलियों में और अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में रोज बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर आप बोलते हैं तो ये हिंसा पर लगाम रखती, मगर आपको चिंता है आपकी छवि की, आपके दल की, आप देश की चिंता नहीं है आपको। आज राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से रोका गया वो बेहद शर्मनाक था। वो दर्द बांटने जा रहे थे मणिपुर के लोगों का, वो सारे राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जो सांत्वना हम सबको मिलकर देनी चाहिए थी वो आप अगर नहीं देते हैं तो राहुल गांधी जी का रास्ता रोको। दूसरी बात आपने कही राफेल की, तो राफेल का निर्णय उठाकर पढ़िएगा। 4 पैराग्राफ में राहुल, उस फैसले में सर्वोच्च अदालत के 4 पैराग्राफ में गलतियां हैं। गलतियां क्यों हुई? क्योंकि सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके आधार पर गलतियां हुई। और पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने संशोधन याचिका लगाई और सर्वोच्च अदालत से कहा कि आप इस गलत फैसले को संशोधित कर दीजिए। आज ड्रोन पर सूत्र क्यों बताते हैं? दीपक चौरसिया जी को सूत्र क्यों बताएंगे? रक्षा मंत्री आकर बताएं, विदेश मंत्री आकर बताएं कि हाँ, जो सारे समाचार पत्रों में छप रहा है पहले से डील के कि ये $3 बिलियन की, अर्थात 800 करोड़ बनाम 100 करोड़, तो ये बात रक्षा मंत्री जी को बतानी पड़ेगी कि हिंदुस्तान को वो ड्रोन 800 करोड़ में क्यों पड़ेगा और ब्रिटेन को वो 100 करोड़ में अमेरिका क्यों देगा आउटडेटेड ड्रोन। क्या 1786 करोड़ रुपए हमने घातक में और रुस्तम में अपने खुद के ड्रोन को डेवलप करने के DRDO को नहीं दिए? तो फिर हमको क्या भोज प्रधानमंत्री जी का 25,000 करोड़ का पड़ेगा? ये हमारा दायित्व, नैतिक दायित्व है कि हम ये बात उठाएं। और जहां तक UCC का प्रश्न है प्रधानमंत्री जी, तो 31 अगस्त 2018 को आप ही के लॉ कमीशन ने इनकार क्यों कर दिया कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड गैर जरूरी है? फिर आपके मंत्री आए, कानून मंत्री, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नया लॉ कमीशन बनाएंगे। फिर देश को बताइए प्रधानमंत्री जी की 2 वर्ष तक आपने लॉ कमीशन के चेयरमैन तक को अपॉइंट नहीं किया, ना सदस्य अपॉइंट किए। अब जब चुनाव आ गए तो फिर से जैसे NRC आपने कहा, पहले घोषणा की वेस्ट बंगाल में और अब लोकसभा में जवाब दे दिया अमित शाह साहब ने कि NRC जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है। CAA के रूल तक फ्रेम नहीं किए। आपने 1 जनवरी 2020 को CAA का कानून बनाया लेकिन रूल्स नहीं बनाए, इसलिए पुराने CAA के आधार पर नागरिकता दी जा रही है। और अब फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपने यूनिफॉर्म इन्फ्लेशन कोड लागू कर दिया, आपने समूचे भारत में एक जैसी महंगाई, यूनिफॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट कोड लागू कर दिया, समूचे देश में एक जैसी बेरोजगारी परोस दी प्रधानमंत्री जी। उस पर पर्दा डालने के लिए, संसाधनों की लूट पर पर्दा डालने के लिए आप ये बात कर रहे हैं। अब ये देश इन बातों को सुनने वाला नहीं है प्रधानमंत्री जी। अब वो चाहता है महंगाई का समाधान, रोजगार का समाधान, संसाधनों की लूट का समाधान। और जो देश जल रहा है जगह जगह से, उस पर आपका मौन तोड़ने के लिए हम आग्रह करते हैं कि आप मौन तोड़िए प्रधानमंत्री जी और बोलिए उस पर। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे? बड़ा लंबा उद्बोधन दिया अभय दुबे जी ने। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये ड्रोन मुद्दा बना रहे हैं, चिपकेगा है आप पे? जी जी जी, देखिए इनका जो प्रयास है लगातार झूठ बोलना, चीख चीख कर झूठ बोलना, गला फाड़ कर झूठ बोलना, और झूठ बोलने के बाद जब पकड़े जाना तो सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ के माफी मांगना, फिर झूठ बोलते हुए पकड़े जाना और झूठ बोलने में जो सजा याफ्ता हो जाना, और इतना अहंकार की गालियां देने के बाद भी अदालत में माफी नहीं मांगना और फिर झूठ बोलते रहना। तो झूठ बोलना इनका अभ्यास हो गया है और घोटाला भ्रष्टाचार इनके DNA में है। 1950 के दशक में सेना के लिए जीप खरीदने में जीप घोटाला पंडित नेहरू के जमाने में हुआ और इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, जो कोई इसके साये में भी खड़ा हो जाएगा वह भी भस्म हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। ये मेरा बयान नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का बयान है। उसके बाद ऐसी कोई डील नहीं है, बोफोर्स, पनडुब्बी, जो है वो हेलीकॉप्टर, कोई डील नहीं है जिसमें जो है इन्होंने कमीशन खोरी ना की हो, जिसकी जांच ना हुई हो, जिस पर जो है अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत को भ्रष्ट सिद्ध करने का मायनो कुल ने कलंकित कार्य न किया हो, ऐसा कोई एक डील नहीं है। अब उनको लग रहा है कि यार ये डील इतनी हो जा रही है और इतने सौदे रक्षा के हो जा रहे हैं, भारत इतना रक्षा सौदों में आत्मनिर्भर हो जा रहा है
भारत जो नेट निर्यातक था, आयातक था, निर्यातक बन जा रहा है। भारत जो है एक इंजन जो कि डील करता है अमेरिका से, और इजिप्ट से प्रस्ताव आता है कि हमको तेजस आप सप्लाई करिए, जिस इजिप्ट को इन्होंने जो है 1950 के दशक के बाद भारत के जो है विरोधी खेमे में ढकेल रखा था। 1980 के बाद इजिप्ट भारत के साथ किसी मुद्दे पे नहीं खड़ा रहा। आज वो इजिप्ट रक्षा डील भारत के साथ करने के लिए तैयार है। ड्रोन के बारे में भी पॉलिसी जो है अमेरिका के कांग्रेस में बननी है। पॉलिसी बनने के पहले इनको रेट का ख्याल आ गया, अब उस रेट में इनको भ्रष्टाचार दिखाई दिया। अभी निगोशिएशन नहीं प्रारंभ हुआ है। हम उसमें क्या क्या चीजें क्या क्या उसमें जो है उस ड्रोन में हम क्या क्या तकनीक का सदुपयोग करेंगे और हम कैसे उसको अत्यंत मारक और परफेक्ट बनाएंगे, इसके निगोशिएशन अभी शेष है। एक हमारी एक उनके साथ में है, एक तय हुआ है कि उन्होंने जो लंबे समय से हम मांग रहे थे वो तय किया है देना उन्होंने। सेमी कंडक्टर जो है 1980 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में मांगा गया से लेके आज तक मांग रहे थे। आज अमेरिका सेमी कंडक्टर का हमारे यहाँ प्लांट लगा रहा है, तो इनकी तो छाती फटेगी ना यार, किसी में कुछ मिल नहीं रहा है। हम इतना कितना कम अंदाज लगा रहे हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 30 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गया। कांग्रेस का कार्यकाल होता तो 25 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस ही पचा जाते। तो 25 लाख करोड़ का ये जो घाटा है दीपक जी, उस पे आदमी तो छाती पीटेगा, सिर धुनेगा, झूठ बोलेगा, वो पागलपन के उन्माद तक जाएगा। अभी देखते रहिए आप, ये कैसे कैसी बातें करेंगे, बहकी बातें। रफाल पे क्या क्या बातें नहीं की, और सुप्रीम कोर्ट में नाकों के बल गिरने के बाद भी इनकी बेशर्मी देखिए, इनका झूठ बोलने का अभ्यास देखिए, लगातार बोले जा रहे हैं। इतने बेशर्म, विश्व राजनीति में इतना बेशर्म दल आप इतिहास में ढूंढ के दिखा दीजिए मुझे कि जो लगातार झूठ बोलता हो, जिसका अध्यक्ष जो है सजा याफ्ता, जो सबसे बड़ा नेता हो वो सजा याफ्ता हो, जिसकी अध्यक्ष पर फ्रॉड का केस चल रहा हो और बेल पर हो, जो एक्स अध्यक्ष दूसरे एक्स अध्यक्ष पर फ्रॉड का केस हो, बेल पर हो, कोषाध्यक्ष बेचारा बेल पर रहते हुए जो है स्वर्गवास हो गया हो, जिसका जो है स्वतंत्रता सेनानियों के 5,000 करोड़ रुपए को ठग लिया हो, जिसके कार्यकाल में 20 लाख करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ, और जो 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज है वो सब ने घोटालेबाजों का एक वंशवादी भ्रष्ट तंत्र का मंच बना लिया हो, और उसके बाद वहां से खड़े होकर कि हमें भ्रष्टाचार करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये जो नहीं करने देगा वो लोकतंत्र का गला घोट रहा है, टाइप के नारे और बयान कर दे रहे हैं, और एक सबूत नहीं दे सकते। कांग्रेसी एक घोटाले का सबूत नहीं दे सकता, और इनके घोटाले के सबूत पे सबूत सजा याफ्ताओं का गिरोह है। लालू जी सजा याफ्ता, शिबू सोरेन सजा याफ्ता, कुछ लोग सजा की प्रतीक्षा में पड़े हुए हैं, कुछ बेल में, कुछ जेल का अनुभव लेके आए हैं, और ये सारे मिलकर जो है झूठ सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता की निगाह में फेल हो गए हैं। ठीक है अभय दुबे जी, आपका जवाब, उसके बाद मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मैं अब रिक्वेस्ट करता हूं, आपने दोनों ने लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए हैं, मुद्दे पर बात करें। और मुद्दा मेरा आज का बड़ा सिंपल और बड़ा सीधा है। राफेल की गलती, मैं मुद्दे से अलग कुछ नहीं किया भाई साहब। नहीं, मैं अभय जी के लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने एक साथ सभी चीजें मिक्स कर दी थी, यूसीसी भी कर दिया था, ड्रोन भी कर दिया था, असफलताएं भी कर दी, सब सारी चीजें कर दी थी। लेकिन मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, अभी कीमतें तय नहीं हुई, आप कीमत पे सवाल उठाने लगे, ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता अभय दुबे जी? देखिए, बात जब प्रारंभ होती है किसी देश से तो प्राइमरी निगोशिएशंस में रेट्स पहले आते ही आते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे आज से नहीं, ये डील होने के पहले से सारे बड़े समाचार पत्र देख लीजिए, चैनल्स देख लीजिए, जो रेट कोट कर रहे हैं। तो आए ना रक्षा मंत्री जी, कहें आकर सामने, ये जो बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर की, यही तो परोसा गया था 1.5 साल पहले कि वेदांता और फॉक्सकॉन का 1 लाख करोड़ रुपए, देखिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हिंदुस्तान बनाना प्रारंभ करेगा। 3 कंपनियों का जिक्र किया था इन्होंने, आज तक कोई काम प्रारंभ नहीं किया इन लोगों ने। और जहां तक बात रही घोटाले की, तो माफ करिएगा, आप अभी उठाकर देख लीजिए, हर्ष गोयन का देश के बड़े उद्योगपति हैं, वो 2018-19 से लगातार ट्वीट कर रहे हैं पीएमओ को टैग करके कि ये जो 99% का हेयर कट दे रहे हैं आप, ये एक्सचेकर की मनी को लूटा जा रहा है। क्या कर रहे हैं? 5,38,000 करोड़ रुपए, 8,9,000 करोड़ रुपए की कंपनी को 300 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं। बताइए ना, रेडियस स्टेट अडानी जी को कितने में सेटल करके दी देश को? बताइए,
क्या 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ नहीं हो गई अडानी जी की? क्या बात करते हैं आप? अरे ऑफशोर 38 शेल कंपनियों से आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन का, और हमारा लिफाफा लेकर पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की, हमारी कमेटी जांच करेगी। क्यों आपकी कमेटी जांच करेगी? 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स किसके दामाद है साहब? किसकी सत्ता की सरपरस्ती में लेके भागे? नीरव भाई, मेहुल भाई, संजय सराबंधु, ऋषि अग्रवाल, विजय माल्या, कौन लोग हैं ये? अरे आप मुंह छुपाना बंद कीजिए। आप खुद जिस राज्य से आते हैं, क्या वहां के एक के बाद एक आप जिन पर आरोप लगाते थे, आपने आरोप लगाया प्रताप सरनाईक, आज वो शिंदे सेना में शामिल हो गए, जाधव दंपत्ति दोनों पर आप आरोप लगाते, आपके यहाँ शामिल हो गए। नारायण राणे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, आपके दल में शामिल हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा आप आरोप लगाते थे, भाग मुकुल भाग आप आरोप लगाते थे, शुभेंदु अधिकारी आप आरोप लगाते थे। अरे हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ तो एक बुकलेट निकाली कि अमेरिका में भ्रष्टाचार किया, प्रमाण लीजिए इसके। आपके आ गए, सारे पाप धुल गए और आप अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आपको पारदर्शिता रखनी ही होगी। अगर आप ये वेपन खरीदने से अच्छा है कि आप आकर कहें देश के प्रधानमंत्री जी की चीन हमारी सीमा में 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक घुस गया है, हम दृढ़ता से उसका मुकाबला करेंगे। अरे हमारे विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि बड़ी इकोनॉमी से नहीं लड़ सकते। क्या बात करते हैं आप साहब? आपको साहस जुटाना पड़ेगा प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, सिर्फ भाषण देने से टेलीविजन पर काम नहीं चलेगा जी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक छोटा सा जवाब। अभय जी ने फिर कई सारी बातें कही है। देखिए, आपके मूल प्रश्न का उत्तर दिया क्या उन्होंने? आपका मूल प्रश्न यह था कि जिस ड्रोन का अभी मूल्य तय ही नहीं हुआ उसमें घोटाला कैसे हो गया? ऐसा कोई उत्तर नहीं है। और जितने इन्होंने आरोप लगाया, मैं इनको चुनौती देता हूं, लीगल फीस मैं दे दूंगा, ये केस फाइल कर दें, बेसिक लीगल फीस दे दूंगा मैं, केस फाइल कर दे, एक सिद्ध करवा दे। यहां तो सजा याफ्ता है, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है। किसी को शक है लालू यादव के सजा याफ्ता होने में? शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वोच्च नेता हैं, वो सजा याफ्ता हैं। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। अभय जी, इतना तो जो है व्यग्र मत होइए। हम जानते हैं कि आपको भ्रष्टाचारियों के पक्ष में तर्क देने में आपके अपने जो है स्वयं के विवेक का बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन फिर भी कृपा करके शिष्टाचार बनाए रखें, इतनी तो अपेक्षा है। कि मैं आपको सुन रहा था ना, आपके झूठ को, आपकी जो है बिना निराधार आरोपों को भी मैंने बहुत धैर्य से सुना। यह सत्य नहीं है क्या कि राहुल गांधी सजा याफ्ता हैं? जब तक उनको जो है रिलीफ नहीं मिलती सजा याफ्ता हैं, सजा याफ्ताओं का सम्मेलन है। यह सत्य नहीं है क्या कि आप विविध घोटालों में, और जिनकी वार्ता आप कर रहे हैं, विजय मल्ल्या, डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने थैंक्स लेटर दिया कि आपने बिना प्रमाण के बैंक ने जो रिजेक्ट कर दिया था वो लोन दिलाया। उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी के टिकट्स अपग्रेडेड अफोर्ड किए, ये रिकॉर्ड पर है। और विजय मल्ल्या जो है आप ही के कार्यकाल के भ्रष्टाचार, नीरव मोदी, उनकी दावत में राहुल गांधी पता नहीं कौन सा पेय पीकर मोहित हो जाते हैं कि फोन करके दूसरे दिन लोन दिलवा देते हैं। वो नीरव मोदी हमारे कार्यकाल में उनकी अधिकांश संपत्तियां हमसे वसूली की है उनसे। जिन नीरव मोदी को विशेष करके फोन करके जो संदेशरा बंधु अहमद पटेल से उनके संबंधों को कौन नहीं जानता भाई? जब अहमद पटेल की जांच शुरू हुई तो छाती आप पीट रहे थे जनाब। एक किसको किसको गिनाए आपको? और जो है एक मुझे बता दीजिए, कहते प्राइवेटाइजेशन, जीवीके जब मुंबई एयरपोर्ट जो है प्राइवेटाइजेशन तो बेचा था आपने, लुटाया था आपने, आप लुटेरे थे। मुंबई एयरपोर्ट आपने जीमार को दिया तो श्रीमती सोनिया गांधी की लूट का एक योजना थी क्या? आपने एयर इंडिया की विमानें खरीदकर भ्रष्टाचार किया तो उसमें मायनो कुल के भ्रष्टाचार का डील थी क्या? आपने ऑगस्टा वेस्टलैंड में डील किया, भ्रष्टाचार किया, ये सबके सामने है कि नहीं है? ठीक है, इसमें किसी से कुछ छिपा है? और बोफोर्स का पैसा हंसराज भारद्वाज को अपने विधि मंत्री इसलिए बनाया कि क्वात्रोकी के जो हमने सीज किए थे पैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, उसको छुड़वाया। तो इतनी बड़ी लुटेरी आप बताइए ना, प्रमाणित करके बताइए कि इस तरह की लूट किसी के कार्य में उसकी छूट दी गई हो, क्योंकि क्वात्रोकी मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट संडे का जो है वो 10 जनपद में लेते थे। तो साहब, लुटेरों को लूट के इतिहास को स्वीकारना होगा और अब लूट की छूट नहीं मिलेगी। आप कितना भी जो मैं आगे बढ़ता हूं एक सवाल, सिर धुलने चिल्ला ले, एक 10 सेकंड सिर्फ। हाँ चलिए, ले लीजिए 10 सेकंड। देखिए, कौन पाठ पढ़ा रहा है?
जो देश के सामरिक महत्व के विषय पर रिश्वत खाते हुए जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़ाया, जिसको सजा हुई, बंगारू लक्ष्मण जी, वो राजनीतिक दल हमको पाठ पढ़ा रहे। विजय माल्या का पहली बार ऐसा हुआ, सीबीआई का लुकआउट नोटिस रिवोक किया इन लोगों ने, ये चस्पा कर दिया था कि जहां दिखे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लेना। फिर कहते हैं कि नहीं साहब गलती से हमने जारी कर दिया था, उसके बीच वो 36 सूटकेस लेकर बात करता है। राहुल गांधी जी ने सच बोलने की जो आप लोगों ने सजा दी है, वो भविष्य में आपको उसके परिणाम ठीक है। प्रेम शुक्ला जी जवाब, उसके बाद में विनय मिश्रा जी, राजीव रंजन जी और एक के पास जाऊंगा। वहां उसको ठेका मिला है, ये आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया था। और आपके आदमी जिसने के मुकदमा लगाया था, उसने इसके लिए ट्रायल कोर्ट का, हाई कोर्ट से जब तक जज नहीं बदले। अरे 10 सेकंड मांगे थे अभय जी आपने, फिर रेल चला दी। 10 सेकंड मांगे। सुनिए, दाऊद इब्राहिम की कंपनी ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस को लाइसेंस देने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राजीव गांधी के पीए के साले को रुपया दिया गया था और सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। साबू चाको नाम पता ला, लिख लीजिएगा। आके गई उसकी आपकी सरकार के समय। क्या बात करते हैं? दाऊद इब्राहिम की बीबी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब यहां होकर गई है। दीपक जी, ये अभय जो है जिस तरह की अभद्रता झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और अगले झूठ की तैयारी। नाम बता रहा हूँ और सब एविडेंस। अरे हम भी नाम बता रहे हैं, आप एक एविडेंस लाइए, मैं हर बात का एविडेंस दे रहा हूँ, हर बात का एविडेंस दे रहा हूँ। कोई एविडेंस नहीं है, सारे पार्टियों को अपने दल में शामिल करके दीपक जी क्या है, मैं आपकी सरकार के जमाने का बता रहा हूँ, नरसिंह राव के कार्यकाल का बता रहा हूँ। यही राहुल गांधी जी ने। ठीक है, मैं सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जी मुझे बताइए, आज कहा गया पलटू बाबा बार बार जो पलट जाते हैं उन पर देश भरोसा कैसे करे? अब तो राहुल जी को भी नहीं करना चाहिए और लालू जी को भी नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कह रहे हैं पॉलिटिकल लोग। आपका क्या मानना है? सबसे पहले तो मैं शब्दकोश के दारिद्र्य, दुर्बलता, शब्दों का अभाव, मुद्दों पर सीधी बातचीत करने का जो साहस नहीं है, तभी ऐसे बेसुरे बोल राजनेताओं के निकलते हैं। अमित शाह जी को न्यायालय ने कभी उनके लिए एक टिप्पणी की थी और एक दंड है जिसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, समझने वाले लोग समझ जाएंगे कि उसका अर्थ क्या होता है। उन्हें गुजरात की सीमा के बाहर रहने के लिए कहा गया था। अब सवाल है कि ऐसी पृष्ठभूमि के राजनेताओं जिनका नाम स्लूपगेट से जुड़ा हो, गुजरात की कई कुख्यात जो जिस तरह के वहाँ कस्टोडियल डेथ्स हुए और जिस तरह की घटनाएं हुई और उसमें सीधे तौर पर अमित शाह जी का नाम बताया जाता था, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन अभी इतिहास के गड़े मुर्दे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उखाड़े जा रहे थे, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। लेकिन एकनाथ खड़से से दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान में लाएंगे ऐसी बात और ऐसे दावे भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार कर चुके हैं। लेकिन दाऊद की कृपा से रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले एकनाथ खड़से इनकी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर थे। और भ्रष्टाचार की तो गंगोत्री है भाजपा। भ्रष्टाचार पर क्या नैतिक बल, क्या नैतिक साहस है इनके पास बात करने का? इनकी 2 सरकारें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, कहीं 40%, कहीं 30%। हिमाचल और कर्नाटक की सरकारों को जनता ने इसलिए जमींदोज किया है कि उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा भ्रष्टाचार तो उन्होंने कभी देखा नहीं था। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई के इनके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आपने काफी लंबी बहस आपने बाकी लोगों से सुनी है और मुझे उम्मीद है मेरी बात भी आप सुनेंगे। अभी इनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वाटर स्कैम, जिसको पानी पी करके ये कोस रहे थे। हिमंता विश्वा शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी, बाजाबता इन्होंने बुकलेट छापा, आंदोलन चलाया। वाटर स्कैम के तत्कालीन जो आरोपी थे और उस समय की कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, अब इनकी सरकार के केवल मुख्यमंत्री नहीं है, हेरा फेरी के तमाम कारोबार के सरगना हैं और उनके जरिए देश में कई राज्यों में दल बदल और तोड़फोड़ की कोशिशें हो रही हैं। इनके दूसरे जो जिस तरह से इनका लोटस लॉन्ड्री है, ध्यान दीजिएगा, लोटस लॉन्ड्री, दाग अच्छे हो जाते हैं, दाग मिट पाएंगे कि नहीं मैं नहीं कह सकता,
लेकिन दाग अच्छे लगने लगते हैं। शुभेंदु अधिकारी, शारदा चिट फंड आए, मुकुल राय को भी लाए थे, मुकुल राय जी को नहीं संभाल पाए, वो चले गए और वापस आ गए। एक लंबी फेरी। आपको नहीं पता है, वापस आ गए मुकुल राय जी। आप फिर आ गए होंगे, चलता रहता है इनके यहाँ, कोई मुश्किल नहीं है। लोटस नीतीश कुमार भी चले जाते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं, चलता रहता है उनके साथ भी। अब देखिए, अब एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी तो पलट गए, तो पलटू राम उनको आपने बता दिया। मैंने नहीं बताया लेकिन सर, जरा मैं कौन होता हूं बताने वाला? नरेंद्र जो अमित मोदी शाह जी जी ने और- कहा था, मैंने उसको कोट किया। बस अब मेरी बात भी सुन लीजिए ना, मैं अमित आप शाह ही जी की तो के सुन रहा हूं सर, 3 मिनट से। विद्वतापूर्ण भाषण आप के ही तो बारे सुन में रहा हूं कुछ 3 मिनट से। जानकारी आपको दे दूंगा। हाँ, नहीं अभी तो आपने 25 मिनट हम लोगों को सुनाया है ना। दो सर, आपकी प्रवक्ताओं पार्टी के कितने जरिए। सांसद है बताइए तो आप मेरे लिए मुझे। 30 सेकंड मुझे तो उदारतापूर्वक दे ही आप दीजिए ना। समानता का वो करते हैं ना राजीव जी, बताइए आपकी पार्टी के कितने सांसद हैं? आप सुन लीजिए। नहीं, बताइए बस ना मैं कितने यही सांसद सुनना हैं? चाहता था। और पार्टियों को संसद की तरह आप समय आवंटित कर दिया कीजिएगा, हम लोग अपना बेस्ट उसी में देने की कोशिश करेंगे। आप आराम से भारतीय जनता पार्टी और जो संसद में सदस्यों की संख्या के आधार पर समय का निर्धारण करके इसकी अधिसूचना निर्गत कर दीजिएगा। नहीं, हम नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, सबसे फैक्ट बड़ा बता रहा हूं। सवाल क्या है सर, आप सरकास्टिक हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूं। दीपक जी? आप ऐसे तो नहीं थे। मैं ऐसा नहीं था। नहीं, जब नहीं, आप अगर आप सरकास्टिकली दीपक जी, आप बोलेंगे तो ऐसे मैं भी नहीं। बोलूंगा। मुझे इसकी अनुमति दीजिएगा प्लीज। आप मेरा समय किसी और को देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, फिर अरविंद वाजपेयी जी अब बोलेंगे। मेरा अरविंद समय जी किसी को बताइए देना चाहे क्या दे कहेंगे? नीतीश कुमार जी चले जाते हैं, आ जाते हैं। नहीं, अभी तो हम सुन रहे थे घोटालों की बातें चल रही हैं और राजीव रंजन ने भी घोटाले की। तो जरा नीतीश सरकार के अंदर जो घोटाले हुए हैं उनको भी जरा याद कर लेते हैं और जनता को भी याद दिला देते हैं। सृजन घोटाला, मुजफ्फरनगर बालिका घोटाला, जनरल घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला, पुल घोटाला, शराब घोटाला, चारा घोटाला, मतलब अब ये बड़ी भारी लिस्ट है ये भी घोटालों की। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक तरफ घोटाले ऐसे हैं जो विपक्ष के लीडरों के खिलाफ हैं, जिनमें एफआईआर है, चार्जशीट है या कोर्ट से कन्विक्शन है। कुछ जेल में है, कुछ बेल में है, कुछ जेल जाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ एक नेता का बताएं जिसके खिलाफ एफआईआर है, चार्जशीट है, बेल है, जेल है या और किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, तो जनता किसको मानेगी? जो एडमिटेड फैक्ट है, कोर्ट से कन्विक्शन है, तो उसको कैसे आप मना कर लोगे? चारा घोटाले में कन्विक्शन है कि नहीं? 7 केसों में कन्विक्शन है, उसमें क्या डिफेंस है आपके पास? कोई डिफेंस हो भी नहीं सकता। राहुल गांधी बेल पे है, सोनिया गांधी बेल पे है, खड़गे साहब बेल पे है, उसमें क्या डिफेंस होगा? एफआईआर है, चार्जशीट भी फाइल हो गई है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 2 बार जा चुके हैं कि साहब ये केस खत्म कर दो, झूठा केस है। नहीं बात बनी और केस चल रहा है। तो मतलब जनता तो समझदार है भाई, और इसीलिए 2014 में, 2019 में बाकायदा उन्होंने बार बार मोदी सरकार पे मोहर लगाई है और यही 24 में होने जा रहा है। अब सुनिए, ये मेरा मुद्दे जवाब जो जरूर हैं, ले लीजिएगा, ये छोटा ही जवाब लेकिन ले 2014 से लीजिएगा। 2014 में, 2019 में तब भी ये मुद्दे तलाश के लेके उसमें चक्कर में थे और तब इन्होंने क्या किया? राफेल का लगाने की कोशिश की, नहीं चला। पेगासस लगाने की कोशिश की, नहीं चला। हिंडनबर्ग लगाने की कोशिश की, नहीं चला। मिसयूज ऑफ ईडी और सीबीआई को लगाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तक फाइल की, उन्होंने जाके डिसमिस कर दी। उसके बाद ट्रिपल तलाक पे गुमराह करने की कोशिश की, नहीं चला। उसके बाद 370 पर चलाने की कोशिश की और कहा कि खून की नदियां बहेंगी कश्मीर में, नहीं चला। उसके बाद आतंकवाद पे ठीक है, क्वेश्चनिंग की, नहीं चला। तो काहे का मुद्दा? एकता करने की कोशिश जारी है। ठीक है, 2014 एक से जवाब राजीव जी। लगातार नहीं हो पाई। दीपक जी, आपने मुझसे पूछा, जी बिल्कुल आपसे ही पूछा है। तो एक बात मैं खुली चुनौती देता हूं। जिन घोटालों की चर्चा की है ए.के. वाजपेयी जी, साहस है तो इन तथाकथित घोटालों के आरोपियों की गिरफ्तारी करने का मादा जुटा लीजिए।
केवल लोगों के चरित्र हनन की कोशिशें करने वाले लोग, जिनके दोनों घटकों में मिलाकर 6 सांसद और उसमें 3 सांसद एक परिवार के हों, जिनके सांसदों का आपराधिक अतीत रहा है, हमको भी चांस दीजिएगा। नहीं, पहले आप पूरी बात सुन लीजिए, आप लगातार मत टोकिए, आप सुनिए, मैंने ऐसे इशारा किया था, अब आप सुन लीजिए, हमको भी चांस दीजिए। और सबसे बड़ी बात सर, वो सर आम आदमी पार्टी वाले बैठे हुए हैं, आप लगातार टोकिएगा तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, हमको नहीं चलेगा ना, तो नहीं चलेगा ये एक। हाँ, तो पहले आप सुनिए, पहले उसके बाद बोलिएगा। इतना ये सारा खेल मैं जानता हूं, टीवी पर जब से आप बैठ रहे हैं ना, उससे पहले से हम लोग बैठ रहे हैं और ये सारे गुर आजमाए जा चुके हैं पहले भी। अब एक बात है दीपक चौरसिया जी, जिसका हिंदुस्तान की आजादी में कोई योगदान नहीं, जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, जिनके नेताओं ने बार बार ब्रिटिश हुकूमत से माफिया मांगी, वो राष्ट्रवादी हो गए, है ना। जिन्होंने 65 जीता, लाल बहादुर शास्त्री जी का वो आह्वान सुन लीजिए, लाहौर तक पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए भारतीय सेना पहुंची थी। 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले की जगह पर आप एक फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक वालों को श्रेय देना चाहेंगे। ठीक है, हो गया, आपका जवाब हो गया। अरविंद वाजपेयी जी एक लाइन, फिर मैं जा रहा हूँ विकास मिश्रा जी के पास, मैं उनका एक बार भी नहीं गया। अरविंद सिर्फ एक लाइन। अभी राजीव रंजन जी ने अभी राजीव रंजन जी ने कहा और मुझसे चैलेंज किया कि बदवासी और जो बौखलाहट है उसमें वो, अरे राजीव जी उनको भी बोलने दीजिए, आपने थोड़ा सा वक्त मांगा था। उन्होंने झूठ परोसने की कोशिश की। हमने ये कहा कि राजीव रंजन ने कहा कि चैलेंज है, अगर साहस है तो इनके केस को जेल में डाल के देखिए। माफ करना राजीव रंजन जी, आप बहुत बड़े नेता हैं, आपके सृजन घोटाला में कितने लोग अंदर हैं, ट्रायल चल रहा है, ये आपको जानकारी है। और अगर जानकारी नहीं है तो वेबसाइट खोल लीजिए, ये सारे घोटालों की डिटेल वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं आपकी अच्छा, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, माफ कीजिएगा बॉस, माफ कीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। विनय मिश्रा जी माफी के साथ आपके पास आ रहा हूँ, मैं दोनों की फाइट नहीं करवा रहा हूँ। विनय मिश्रा जी माफी के साथ आपके पास आ रहा हूँ, बहुत लेट आया हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ, 13-14 को बेंगलुरु में मीटिंग, क्या आप जाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ऑर्डिनेंस पर अपना स्टैंड नहीं साफ किया। देखिए, हमने इस मामले में पहले भी हमने बड़े स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस को स्पष्ट रूप से ये कहना पड़ेगा कि वो संविधान के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि ये काला अध्यादेश जो सुप्रीम कोर्ट के 5 खंडों के जजों ने जो उसको ऑर्डर लेके आए थे, जो सर्विसेज दिल्ली सरकार को मिली थी, उस ऑर्डर को जब इन्होंने ऑर्डिनेंस के माध्यम से पलट लिया, तो हमने कांग्रेस से यही कहा है कि आप स्पष्ट करें आपका ऑर्डिनेंस पे क्या टेक है। तो जब तक कांग्रेस ये क्लियर नहीं कहेगी, तब तक मुझे लगता है हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये कहना कि हमारा 23-24 क्या रहेगा। बाकी पार्टी है, पार्टी में अब चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। परंतु हम कांग्रेस से एक बात कहेंगे कि कांग्रेस इस पर अपना रुख स्पष्ट करे। आलोक जी अभय जी बताइए। देखिए, हमने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, तो मैं विनय मिश्रा जी से पूछता हूं अभी यहीं चैनल पे दीपक चौरसिया के सामने कि आप कहिए कि हम नहीं आएंगे 12-13 को, कह दीजिए, कह दीजिए विनय जी, क्या दिक्कत है? देखिए, पहले मैंने आपसे सवाल किया, कहिए ना, कहिए। हमने तो अभी तक निर्णय नहीं लिया। नहीं, हमने निर्णय नहीं लिया। अब तारीख तय हो गई अगली मीटिंग की, अगली मीटिंग की तारीख तय हो गई। अगर भाजपा के साथ नहीं खड़े हो तो बोल दो कि नहीं आएंगे, बोलो। देखिए, हम निश्चित तौर पे ऑपोजिशन यूनिटी के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आप संविधान के साथ हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? हमने सिंपल सवाल आपसे किया, आप सिंपल सवाल का जवाब दे दीजिए। हमने तो कुछ ज्यादा गहराई में गए नहीं, हमने यही कहा है। बताइए आलोक, संविधान के साथ है या बीजेपी के साथ? दीपक जी देखिए, ये सिर्फ प्रासंगिकता ये अपनी सिर्फ प्रासंगिकता तलाश रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी सामूहिक रूप से जो प्रतिपक्षी दल है 12-13 तारीख को सभी विषयों पर खुलकर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे, लेकिन ये सिर्फ अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के साथ खड़े। दूसरा, मैं एक जवाब और दे दूं वाजपेयी जी को।
वाजपेयी जी, आज क्या स्टेटस है? जो नेशनल हेराल्ड का केस था, आजादी के आंदोलन का अखबार, जिसके लिए आपने सोनिया जी पर, राहुल जी पर मुकदमा लगा रखा है, जानते हैं क्या स्टेटस है? क्या कह रहा है ट्रायल कोर्ट का जज? वो कह रहा है कि 20 फरवरी 2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे लगा था केस, हाई कोर्ट से स्टे लेके रखा है आपने, 12-13 साल हो गए। क्यों? क्योंकि पता था 2015 में ही ईडी ने क्लोजर मेरा फाइल कर टाइम दिया ओवर था है, उस मेरा पर। टाइम ओवर है। अफसोस के साथ प्रेम जी, आखिरी बात के लिए आपके पास नहीं आ पाऊंगा। बार बार मुझे पैनल से कहा जा रहा है कि टाइम खत्म हो चुका है।